तो मान लो इस तरीके से फंक्शन कॉल रहे एक, मान लो रेकरेंस रिलेशन को ऐसे लिखते हैं, मान लो अगर जो एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस 3 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 4 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 5। मान लो ये लिखते हैं तो कैसा दिख रहा है? इसको ट्री के फॉर्म में देखो बनाएंगे तो कैसा दिखेगा? ये एफ ऑफ एन है ना, तो एफ एन लिखते हैं। इसमें क्या है? एफ ऑफ एन माइनस 3, एफ एन माइनस 3, दूसरा क्या है? प्लस, यहां पर बीच में प्लस आ गया, क्या है? एफ ऑफ एन माइनस 4, तो दूसरा क्या आ गया? एफ ऑफ एन माइनस 4, इसमें भी प्लस होगा। फिर तीसरा क्या है? एफ ऑफ एन माइनस 5, तीसरा क्या हो गया? एफ ऑफ एन माइनस 5। ये देखकर क्या लग रहा है? वहां पर तो एक रूट का 2 ही सब ट्री था, तो उसको बाइनरी ट्री बोले थे। यहां पर देखो 3 सब ट्री है ना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, इसका नाम है टर्नरी ट्री। इसका नाम क्या है? टर्नरी ट्री है। समझ रहे हो बात को? तो वहां पर क्या था कि n-1 n-1 बार बार -1 किए थे, तो n-1 लेवल तक पहुंचा था वो। जब बार बार -2 किए थे, जब फिबोनाची सीरीज वाले में ही बार बार -2 किए थे, तो n/2 लेवल पहुंचा था। तो मतलब कि ये जो ट्री है बार बार -3 करेंगे, ये कितना लेवल तक आएगा? n/3 लेवल नहीं आएगा। जब बार बार 2 माइनस कर रहे हैं तो n/2 लेवल जब पहुंचता है, तो बार बार 3 माइनस करेंगे तो n/3 लेवल भी तो आएगा ना। उसी तरीके से बार बार जब 4 को माइनस करेंगे तो n-4 लेवल, n/4 लेवल भी आएगा ना, n/4 लेवल भी आएगा ना। जब बार बार 5 माइनस करेंगे तो n/5 लेवल भी तो आएगा ना। तो राइट मोस्ट है जो n/5 लेवल का होगा, और लेफ्ट मोस्ट है जो n/3 लेवल का होगा। तो n/3 है लेफ्ट, सबसे लेफ्ट में, राइट में n/5 है। ज्यादा बड़ा कौन सा है? n/3 ही है। अगर 100 ले लो n का वैल्यू बाई 3, 33 समथिंग, वहां क्या है? बाई 5, 20 ही आया। मतलब कि ज्यादा लॉन्ग ये है। तो लॉन्ग वाले को जब लेकर हम लोग एक्स्ट्रा जो ऐसे आता था, जब एक्स्ट्रा जोड़ते थे तो बीगो के फॉर्म में लिखते थे लॉन्ग वाले को लेकर। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इसका कितना हो गया? n/3। इसका कितना हो गया? दूसरे से लिखते हैं, इसका कितना हो गया? n/4। ये कितना हो गया? n/5। सबसे लॉन्गेस्ट कौन है? लॉन्गेस्ट n/3 है। मतलब कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर लिखते हैं इसका, इस फंक्शन कॉल के लिए, तो क्या लिखेंगे? 2 पावर n। n का वैल्यू क्या है? n मतलब कि नंबर ऑफ लेवल्स, सबसे मैक्सिमम लेंथ कहा जाएगा लेवल्स के लिए, इस पर जाएगा 2 पावर n डिवाइडेड बाई 3 -1। -1 खत्म हो जाएगा, मतलब कि बीगो पर ये है जो बन जाएगा बीगो ऑफ 2 पावर n/3। बस समझ रहे हो बात को? तो ये जब हो गया, यहां पर क्या होगा? अगर इसमें अपर बाउंड हो गया ना बीगो, यहां पर बीगो है जो, यहां पर बीगो है जो अपर बाउंड हो गया ना। अब लोअर बाउंड लेना है तो कैसे लेंगे? लोअर बाउंड कैसे लेते थे? जो सबसे छोटा हाइट में रहे, नंबर ऑफ लेवल सबसे कम रहे। सबसे छोटा कौन सा है? देखो n/3, n/4, n/5, तो सबसे छोटा यही है ना। इसको कैसे लिखेंगे? अगर सबसे छोटा लिखना है, लोअर बाउंड लेना है, अगर यहां लिख लो लोअर बाउंड अगर लेना है, ये किसके लिए आएगा? ये आएगा अपर बाउंड के लिए, ये अपर बाउंड के लिए आया।
लोअर बाउंड अगर लेना है तो क्या करेंगे, ओमेगा ऑफ 2 पावर n बाई 5, ये हो गया क्या, लोअर बाउंड हो गया। समझ रहे हो, बाइनरी ट्री में जैसे कि है सेम वैसे ही यहां पर भी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज यहां नोटिस करो, एक चीज यहां नोटिस करो कि जब बाइनरी ट्री में फॉर्मूला लिख रहे थे हम 2 पावर n माइनस 1, बाइनरी ट्री के लिए था ना, यहां 2 क्या था, बाइनरी ही तो बता रहा था, बाइनरी बता रहा था ना यहां पर 2। जब 2 बाइनरी के लिए यहां लिए थे, नंबर ऑफ लेवल्स लिए थे, तो यहां पर जब टर्नरी ट्री है तो सेम फॉर्मूला काम करेगा क्या, सेम फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 3 है ना, 3 सब ट्री है ना, मतलब कि जहां पर हम 2 लिए हैं, 2 को अगर लेंगे टर्नरी ट्री में तो क्या होगा, गलत होगा। अगर 2 लेंगे टर्नरी ट्री में तो क्या होगा, गलत होगा। लेवल्स तो सही है, नंबर ऑफ लेवल्स इतना ही होगा, नंबर ऑफ लेवल्स इतना ही होगा, लेकिन 2 पावर नहीं ले सकते हैं, तो कितना का पावर लेंगे। तो जान लो टर्नरी ट्री में नंबर ऑफ फंक्शन कॉल जो हम निकालते हैं, टर्नरी ट्री में जो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल निकालते हैं, तो इस 2 के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, 3 पावर n माइनस 1, 3 पावर n माइनस 1। एक किसके लिए है, ये टर्नरी ट्री के लिए है। थ्री पावर के फॉर्मेट में लेंगे कब, जब टर्नरी ट्री होगा। तो इसका वैल्यू लेंगे अगर यहां पर, तो क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू ओमेगा ऑफ 3 पावर n बाई 3, ये अपर बाउंड में हो गया, और लोअर बाउंड में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, लोअर बाउंड में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बनेगा 2 पावर n बाई, जो सबसे छोटा वाला पार्ट है, 2 पावर n बाई 5। ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये किसके लिए होगा, ये होगा जब हम लोग का रिकरेंस रिलेशन रिकर्सिव प्रोग्राम में टर्नरी ट्री को फॉर्म कर रहा है। जब टर्नरी ट्री का फॉर्मेशन हो रहा है तब हम लोग को ये फॉर्मूला काम आएगा 3 पावर n माइनस 1 का। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन है नहीं। तो एक और देख सकते हैं कि मान लो ये सिंपल है ना, माइनस माइनस कर रहे हैं ना। देखो अभी तक जो बताए हैं एक बार अच्छे से देखो, अच्छे से। इसमें क्या है, एक फंक्शन है, ये फंक्शन को सॉल्व करने के लिए 3 फंक्शन कॉल किए हैं। एक की एफएन का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 3 फंक्शन कॉल किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे सेम काम हो रहा है ना, बार बार रिपीटेशन में सेम काम ही हो रहा है ना। तो हर लेवल में जो अगर नंबर ऑफ एडिशन की बात हम कर लेते हैं, अगर समझो बात को, अगर नंबर ऑफ एडिशन का बात करते हैं तो जैसे बाइनरी ट्री में क्या था कि एक नोड है, 2 यहां पर आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, तो यहां पर एक एडिशन था, फिर यहां एक है, फिर यहां एक है। यहां पर क्या है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर अगले में कितना एडिशन होगा, पहले वाले में 2 एडिशन है। देखो इस लेवल में अगर लेते हैं, इस लेवल में नंबर ऑफ एडिशन अगर मान लो बोल दे, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल के लिए बोले तो सही है, लेकिन नंबर ऑफ एडिशन के बारे में अगर बात कर ले तब क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ एडिशन में यहां पर 2 एडिशन है,
फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर इसके चलते 2, इसके चलते 2, इसके चलते 2, क्योंकि देखो यहां पर 3 बनेगा ना, एक यहां पर ऐड, यहां पर ऐड, एक यहां पर ऐड, एक यहां पर ऐड, मतलब कि टोटल 6 एडिशंस हो गया। मतलब कि जब ऊपर से लेवल 2 में जब आए तो हम लोग को 2 एडिशन मिला, जब लेवल 3 में आए तो 6 एडिशन मिला। लेवल 3 में जब आए तो नंबर ऑफ एडिशन 6 मिला है। तो इस तरीके से चाहे एडिशन हो, रेकरेंस रिलेशन का मतलब हमेशा वैल्यू को फाइंड आउट करना नहीं होता है, जान लो। हम लोग जो रेकरेंस रिलेशन देख रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। रेकरेंस रिलेशन एक मैथमेटिकल टूल है काउंट करने के लिए। अब कुछ भी काउंट कर लो उससे। फंक्शन कॉल काउंट कर रहे थे, नंबर ऑफ एडिशन कितना है, अगर पर्टिकुलर पैटर्न शो कर रहा है तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग रेकरेंस रिलेशन लिख दिए, उसको सॉल्व कर लिए। इसलिए रिकर्सन में क्या था, रिकर्सन में रिकर्सन था, उसके बाद में रेकरेंस रिलेशन था, उसके बाद में रेकरेंस रिलेशन सॉल्विंग था। तो रेकरेंस रिलेशन केवल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ही नहीं होता है। रेकरेंस रिलेशन किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को रिकर्सिव प्रोग्राम में अगर फाइंड आउट करना है तो रेकरेंस रिलेशन के थ्रू ही होगा। सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या है, रेकरेंस रिलेशन को लिखना। तो एक और रेकरेंस रिलेशन मान लो ऐसा लिखते हैं, एक और भी अगर रेकरेंस रिलेशन ऐसा हम लिखते हैं कि जैसे Fn इक्वल टू हम लिखे थे n माइनस माइनस करके कहीं कम हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है, टर्मिनेशन कंडीशन में नीचे की ओर आ रहा है, बार बार n माइनस हो रहा है, तो ये भी तो हो सकता है f ऑफ n/3 प्लस f ऑफ n/4 प्लस f ऑफ n/5। डिवाइड भी तो हो सकता है। तो डिवाइड हुआ तो कहां तक जाएगा ये, जब तक ये इलिमिनेट ना हो जाए। इलिमिनेट कहां पर होता है, 1 के आसपास आ जाए, 1 या 0 जो भी आ जाए। मतलब कि एलिमिनेट होने के लिए बार बार डिवाइडेड बाई 3 यहां पर होगा, तो क्या होगा n डिवाइडेड बाई 3 पावर 1 पावर 2 पावर 3 करते करते पावर k तक पहुंच जाएगा। a किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। यहां से k का वैल्यू क्या आएगा, जो पहले हम लोग फाइंड आउट किए थे ना, यहां से k का वैल्यू क्या आता है, जब इसको इस साइड में ले जाते हैं, लॉग लेते हैं, तो क्या आता है log n बेस 3, यही आता है ना। तो log n बेस 3 किसका आया, n/3 का। क्या है, log n बेस 3। 4 वाले में n/4 है तो क्या आएगा, log n बेस 4। 5 वाले में क्या आएगा, log n बेस 5। अब तीनों में ज्यादा बड़ा नंबर कौन है, जो ज्यादा बड़ा नंबर होगा वो बिगो में यूज होगा, क्योंकि ये क्या आया है, k का वैल्यू क्या है, k है जो क्या है, नंबर ऑफ लेवल्स को बताया है ना। मतलब कि log n बेस 3 क्या है, ये क्या है, लेवल्स ही है ना, ये सब लेवल्स है ना। log n बेस 4, ये log n बेस 5 लेवल्स है ना। नंबर ऑफ लेवल्स कितना है, और लेवल्स से हम लोग को लेवल अगर पता चल जाए तो नंबर ऑफ नोड हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर लेवल इतना है तो टर्नरी ट्री है, तो नंबर ऑफ लेवल्स अगर इतना है तो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या लिखेंगे, बिगो ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल जितना रहे, तो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल भी ऐसे ही लिखेंगे। कितना होगा, बिगो ऑफ 3 पावर, क्योंकि टर्नरी ट्री है, देखो 3 है, 1 2 3 फंक्शन कॉल कर रहा है। 3 पावर सबसे ज्यादा कौन है, log n बेस 3, log n बेस 4, log n बेस 5। नंबर n तीनों में है, लेकिन बेस डिफरेंट है। तो जान लो, अगर नंबर सेम नंबर अगर हो, लॉग ले रहे हैं, तो जिसका बेस कम होगा उस लॉग का वैल्यू ज्यादा होगा।
जैसे ये दोनों लॉग है, नंबर यहाँ n है, यहाँ भी n है, लेकिन बेस यहाँ पर 4 है, यहाँ बेस 3 है, 4 से 3 कम है ना, तो इस लॉग का वैल्यू इस लॉग के वैल्यू से ज्यादा है, मतलब ग्रेटर है। तो बेस यहाँ 3 है, मतलब वैल्यू ग्रेटर है, ये वाला वैल्यू इससे ग्रेटर है, तो सबसे लार्जेस्ट कौन है, यही है, मतलब कि 3 पावर log n बेस 3। ये क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिगो फॉर्मेट में। फिर उसके बाद क्या हो गया, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करना चाहते हैं हम लोग, ओमेगा में अगर देखते हैं हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए लोअर बाउंड, मतलब सबसे छोटा को लेना है। सबसे छोटा यहां पर कौन है, log n बेस 5 है, मतलब कि अगर इसको लेंगे 3 पावर log n बेस 5, ये हो गया क्या, ओमेगा में, मतलब कि लोअर बाउंड हो गया। ये क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, ये हो गया लोअर बाउंड हो गया। तो एक बात जान लो कि कभी भी अगर लोअर बाउंड मेंशन नहीं किया हो, बाय डिफॉल्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपर बाउंड ही पूछता है। अगर मेंशन नहीं किया हो लोअर बाउंड, तो पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्पेशली अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी प्रोग्राम का पूछ रहा है, तो जनरली वो रिकर्सिव प्रोग्राम के बारे में ही बात करता है, क्योंकि रिकर्सिव में बहुत सारा फंक्शन कॉल होता है। देखो, एक फंक्शन से बहुत सारा फंक्शन कॉल हो गया, फिर ये 3 से 3 और सब में होगा। तो अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात रहे तो जान लो हमेशा रिकर्सिव प्रोग्राम के बारे में ही रहता है। गेट सिलेबस में रिकर्सिव का ही पूछेगा। तो ये हो गया क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो गया। इसके अलावे और क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, पर्पस इतना ही था। अच्छा, एक और चीज क्या है, एक और चीज, इसको देखो एक बार, इस चीज को ना एक बार देखो अच्छे से। एक और क्वेश्चन बताते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और बताते हैं जीसीडी फाइंड करने के लिए। जीसीडी का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो दो नंबर का हम लोग जीसीडी कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जीसीडी का सिंपल मीनिंग है एचसीएफ जैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, दो नंबर का। तो जीसीडी हम लोग निकालते कैसे हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग। अगर दिया रहे जीसीडी ऑफ
12 और 15। तो 12 15 दिया रहता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं क्या, 12 से 15 में भाग देते हैं, हाँ डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स लगा 12 आया, बचा क्या 3। इस 12 को फिर से क्या करेंगे, 12 को ले आएंगे यहां पर ले आते हैं, फिर इस 12 में ये जो रिमाइंडर बचा है इससे डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12। अब बच गया क्या 0 0 आया, मतलब कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो रुक जाएंगे, ये हम लोग का आंसर बन गया। इसमें किए हम लोग क्या, दूसरी बार में देखो क्या किए हैं, 12 है 15 है, तो पहला फंक्शन कॉल हुआ जीसीडी ऑफ 12 15, दूसरा फंक्शन कॉल क्या हो गया है, दूसरा फंक्शन कॉल क्या हो गया, जीसीडी ऑफ 15% 12। मतलब क्या है 15% 12 का मतलब क्या है कि डिवाइड करेंगे जब 15 को 12 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, और क्या 12। यही बन गया ना। देखो पहला फंक्शन कॉल क्या है, जीसीडी 12 15, सेकेंड में क्या है जीसीडी 15% 12, कितना रिमाइंडर होगा, 12 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। देखो 3 है, डिवाइड किए हैं किसको 12 को, 3 इसका वैल्यू आया है 3, डिवाइड किया है 12 को। मतलब कि अगर रेकरेंस रिलेशन लिखने का बात अगर हम करते हैं तो इसका क्या लिख सकते हैं, जीसीडी ऑफ m कॉमा n के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर रेकरेंस रिलेशन लिखना है तो 0 होगा कब, m बराबर भी 0 रहे और n बराबर भी 0 रहे, तब क्या होगा 0 हो जाएगा, या फिर n इक्वल टू 0 रहे तो क्या बन जाएगा m आ जाएगा। अगर m इक्वल टू 0 रहे तो क्या बचेगा n आ जाएगा। अगर दोनों में से कोई 0 नहीं है तब n ग्रेटर देन 0 और m ग्रेटर देन 0, ये दोनों कंडीशन अगर है तब क्या होगा भाई, तब होगा जीसीडी m और n है ना, तो यहां पर हो जाएगा जीसीडी ऑफ n% m कॉमा m, n है इसमें m से डिवाइड किए और जो रिमाइंडर आया फिर इसमें डिवाइड करेंगे, वही यहाँ किए थे ना, 12 से 15 में डिवाइड किए, जो रिमाइंडर आया उससे फिर 12 में ही डिवाइड किए, मतलब कि जो रिमाइंडर आया फिर से m में ही डिवाइड किए। यही है रेकरेंस रिलेशन, यही बन गया ना। तो बार बार जब डिवाइड कर रहे हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जानते हो क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा जीसीडी का, जो बार बार जब डिवाइड कर रहे हैं तो बाई टू जब करते हैं तब तो लॉग एन होता है, जब बाई टू करते हैं आधा जब करते हैं तब तो लॉग एन होता है। यहां पर 15 को कैसे किए हैं, 15 सीधा 3 बन गया है, 12 से जब डिवाइड किए हैं 15 को सीधा 3 बन गया। मतलब कि अगर 8 से भी डिवाइड करते तब भी ये कितना होता 7 बनता। वर्स्ट केस वही था ना, ये 3 बना, 3 से इंक्रीज करके 7 बना, या फिर मान लो कोई और नंबर अगर 10 से इसको डिवाइड करते तब कितना बचता 5 ही बचता। वर्स्ट केस में 8 से डिवाइड करेंगे 7 होगा, मतलब कि 15 से आधा लगभग वर्स्ट केस में बनेगा, नहीं तो उससे भी कम बन जाएगा। मतलब कि अगर n बाई, समझो इसको आराम से, अगर n बाई 2 अगर हम करते हैं किसी नंबर को, एक और जगह n/5 हम करते हैं तो ज्यादा जल्दी कौन डिक्रीज हो रहा है, जिसको n/5 किए हैं।
जिसको n/5 किए हैं वो ज्यादा जल्दी डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर क्या है, n/2 का भी होगा क्या, 15 का आएगा, 7.5 का भी आएगा। देखो इससे अगर छोटा जाएंगे, अगर 7 जाएंगे, 7 इंटू 2 टाइम्स हो गया और 1 हो जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर को देखना है ना, रिमाइंडर देखो 1 हो गया, और इसलिए 8 से छोटा जा नहीं सकते हैं। 8 से बड़ा अगर 9 पर जाते हैं तब भी 6 ही बचेगा। तो रिमाइंडर सबसे हाईएस्ट जो 15 को जब डिवाइड करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे तो किसी और नंबर से जो डिवाइड करके जो बनेगा हम लोग का, जो आधा से थोड़ा ही कम रहेगा। फर्स्ट केस में डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर केवल हम देखना चाह रहे हैं तब, तो रिमाइंडर जब 7 ही आएगा मतलब कि n/2 होगा। बार बार डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं फर्स्ट केस में, तो बार बार जब 2 कर रहे हैं डिवाइड, तो इसका क्या होता है, कितना टाइम तो डिवाइड करना होगा, कितना टाइम तो डिवाइड करना होगा, log n/2 यही होता है ना। तो बस यहां पर भी होगा log of n/2, कब, जब n ग्रेटर देन m रहे, नहीं तो log of m/2 कब, जब m ग्रेटर देन n रहे। ये हो गया इसका क्या, ये हो गया जीसीडी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये हो गया जीसीडी का क्या हो गया, ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। log n, अगर n ग्रेटर है, दोनों नंबर में जो ग्रेटर है उसका log ले लिए, दोनों ही केस में अगर m ग्रेटर है तो m का log लिए, मतलब कि log n है जो जीसीडी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और तो कुछ इसमें नहीं है। अब बोलो इसमें स्पेस कितना लगेगा, तो स्पेस का भी वही उतना ही फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल कहाँ चेंज हुआ था, एक लेवल में एक ही फंक्शन कॉल है ना, एक फंक्शन है, इसके बाद में देखो एक ही फंक्शन कॉल होता ना, यहाँ के बाद जब आए तो यहाँ पर एक ही फंक्शन कॉल हुआ ना, एक से ज्यादा नहीं हुआ है ना, मतलब एक फंक्शन एक ही फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हर लेवल में एक ही फंक्शन है, तो नंबर ऑफ लेवल कितना है, log n फर्स्ट केस में, मतलब कि स्पेस भी होगा, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा जो सेम एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही हो गया। स्पेस और टाइम दोनों ही इक्वल हुआ इस केस में। तो ये अभी तक हम लोग रिकर्सन को देख लिए, रिकर्सन क्या है, कैसे काम कर रहा है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे क्या, रिकर्सन है और रेकरेंस रिलेशन भी लिखना सीख गए। रेकरेंस रिलेशन कैसे लिखते थे, ऐसे ही लिखते हैं, सब वैल्यू के लिए अलग अलग, जो भी कहीं पर टर्मिनेशन कंडीशन हो गया और मेन फंक्शन कॉल है उसको लिख लेना, बस यही है रेकरेंस रिलेशन। ये क्या है, यही है रेकरेंस रिलेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड स्टेप में क्या था, डिवाइड एंड कनकर में थर्ड स्टेप में था, पहला क्या था, पहला है रिकर्सन, दूसरा क्या है रेकरेंस रिलेशन, तीसरा क्या है, तीसरा है रेकरेंस रिलेशन सॉल्विंग। मतलब फर्स्ट है रिकर्सन, सेकंड है रेकरेंस रिलेशन, थर्ड है रेकरेंस रिलेशन सॉल्विंग। तो थर्ड वाले दो, ये दोनों तो हम लोग कर लिए हैं। देखो रिकर्सन को हम लोग देख लिए, रेकरेंस रिलेशन भी लिखना सीख गए, अब हम लोग रेकरेंस रिलेशन सॉल्विंग करेंगे। तो बोलो सॉल्व कैसे कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तीन तरीका है। तीन तरीका क्या क्या है इसको हम लिख दे रहे हैं। इसको सॉल्व करने का तीन तरीका है। इसको सॉल्व करने का तीन तरीका है। पहला तरीका को क्या है, पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया? दूसरा है रिकर्सिव ट्री मेथड, दूसरा हो गया। थर्ड में क्या हो गया? एक होता है मास्टर थ्योरम। ये तीन ही तरीका है रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे, रिकर्सिव ट्री मेथड को देखेंगे और मास्टर थ्योरम, मतलब कि रिकर्सन हम लोग जान गए, रेकरेंस रिलेशन को जान गए, अब हम लोग रेकरेंस रिलेशन सॉल्विंग को भी देख लेंगे पूरी तरीके से। ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी तक इतना बताया है, उसको रिवाइज करो और जो भी चीज बताया हुआ रहता है उसको अच्छे से देखकर समझ लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वो चीज रिकॉल रहे। बाकी तो आगे बताते ही रहेंगे, आगे पढ़ते रहना है और क्या। पढ़ाई ऐसे ही करना है ना, कंटिन्यूटी का चीज है ना, ऐसा तो है नहीं एक बार पढ़ लिया और हो गया।